बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वेलकम करना चाहूँगी रमज़ान एट होम में। मैं हूँ आपकी मेज़बान जोगन काजिम और आज बात करूँगी तोहफ़ों की। अब तोहफ़े किसको नहीं अच्छे लगते। हर इंसान बहुत शौक़ से प्रेजेंट्स या गिफ्ट्स को रिसीव करता है, लेकिन जब किसी को तोहफ़ा देने की बारी आती है तो क्या हम सोच समझ के उसी मोहब्बत और खुलूस के साथ वापस गिफ्ट करते हैं, या दूसरों के हैप्पी मोमेंट्स पे क्या हम प्रॉपर एफर्ट करते हैं? ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। पिछले दिनों मैं अपनी एक दोस्त की तरफ गई, हम लोग बैठे हुए थे, गप लगा रहे थे, तो उसको किसी ने एक गिफ्ट भेजा कि कोई जानने वाले थे। तो जब उसने गिफ्ट खोला तो अजीब सी उसकी एक एक्सप्रेशन थी। तो मैंने कहा क्या हुआ? कहती कुछ नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि मुझे फ़लाँ शख्स जो है वो गिफ्ट क्यों भेजता है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहती यार मैं उनको जब भी तोहफ़ा देती हूँ तो मैं उनके लिए अच्छा सा सूट सेलेक्ट करती हूँ या कोई ऐसी चीज़ लेके देती हूँ उनको जो मैं खुद पसंद अपने लिए करती हूँ, लेकिन मेरी जब भी बारी आती है और मुझे जब भी तोहफ़ा भेजा जाता है तो ऐसा गिफ्ट भेजा जाता है कि लगता है कि जैसे बेदिली से भेजा है। मैंने कहा नहीं नहीं, कैसी बात करी? उसने कहा चलो ये तुम खुद ही देख लो। एक सूट आया था। अच्छा, एक तो उस सूट का रंग ऐसा था कि मुझे पता है, मेरा अपनी उस दोस्त से मिलना जुलना है, मगर जिन लोगों ने उनको गिफ्ट भेजा था वो उनसे ज़्यादा करीब है। अब वो कलर ऐसा था, डार्क ब्राउन सा और मस्टर्ड कलर का सूट था। अब ऐसा कलर वो पहनती नहीं है, लड़की ब्राइट कलर्स पहनने वाली है। अच्छा, दूसरी बात, जब उस सूट का पैकेट मैंने देखा तो वो साइड से फटा हुआ था। सूट को तो निकाला तो उसमें शलवार मिसिंग थी। तो मैं भी हैरान हो गई। मैंने कहा ये क्या बात हुई? यानी कि तोहफ़ा बेदिली से दिया। देखिए व्यूअर्स, अगर हम कोई चीज़ रिसीव करना पसंद करते हैं, हम इंजॉय करते हैं कि जब हमें कोई तोहफ़े दे, तो क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि जब हम दूसरे को गिफ्ट दें तो अच्छा तोहफ़ा दें, सोच समझ के दें, प्यार से दें। वैसे भी तोहफ़े देना और रिसीव करना, इससे प्यार बढ़ता है, लेकिन शर्त यह है कि दिल से तोहफ़ा दिया जाए, मगरो लाने वाला काम ना किया जाए। और उसके साथ साथ एक और बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि ईद के मौके पे जब आपको ईदी मिलती है, स्पेशली जब बच्चों को ईदी मिलती है, तो उनको भी एक्सप्लेन किया जाए कि ये एक तोहफ़ा है, ये एक बहुत प्यारा गिफ्ट है। सो उसके लिए थैंक यू प्रॉपर तरीके से कहना, उसको अप्रिशिएट करना, ये बड़े इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। खैर, बढ़ते हैं आगे। हमारे साथ एक बहुत ही अमेजिंग पर्सनैलिटी हैं जो खुद भी एक गिफ्ट है हमारे लिए, और उनके अब्बू, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, एक बहुत ही ब्रिलियंट और लेजेंड आर्टिस्ट। आइए मुलाकात करते हैं हैदर सुल्तान राही से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हैदर भाई, सबसे पहले तो आप भी एक बहुत ही प्यारा गिफ्ट थे फॉर योर पेरेंट्स। थैंक यू सो मच। जिनके आने पे बहुत खुशी भी मनाई गई, बड़ी एक्साइटमेंट भी थी, हमारी बात भी हुई थी कि देयर वाज मच एक्साइटमेंट व्हेन यू केम अलोंग। और फिर उसके बाद आप अपने अब्बू की जर्नी को आगे लेके बढ़ रहे हैं, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। सो इन चीज़ों पे बात करनी है, लेकिन उससे पहले रमज़ानुल मुबारक से रिलेटेड मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपके बचपन के रमज़ान कैसे थे? जी थैंक यू सो मच। पहली बात, मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए अपने शो पे। और बचपन की यादें बहुत सारी अब्बू जी के साथ हैं। और पहली बात, उनके पास टाइम अवेलेबिलिटी बहुत शॉर्ट होती थी। अब अक्सर उनकी अफ्तारियाँ बाहर ही होती थी ऑन सेट, लेकिन एक आप समझ लें कि मेले का समा होता था घर में जब बब्बू घर पे होते थे। और बहुत सारी चीज़ें, और बच्चे ऑब्वियसली बातें चीज़ों के लिए होते हैं कि ये क्या पीना, वाना ड्रिंक दिस, वाना गेट दैट। तो हमारा एक भाग में भाग बहन भाई की सबकी रहती थी उनके साथ। और आई थिंक कि जिस तरह से अबू जी कराते थे मेरे हिसाब से, तो एक अगेन उनका एक बहुत ज़्यादा रुझान दीन की तरफ बहुत ज़्यादा था अबू जी का। तो उस हवाले से वो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए बहुत सारे काम उस टाइम में करते थे जो आउट ऑफ द हाउस होते थे। लेकिन एट द टाइम ऑफ इफ्तारी एवरीबॉडी शुड सिट डाउन टुगेदर एंड हैव इफ्तारी विद अबू जी। लेकिन जो वो काम बाहर करते थे उनका आप लोगों को पता ही नहीं होता। जी, यही कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो अल्लाह की रज़ा के लिए करते थे, किसी को बताने के लिए, दिखाने के लिए नहीं करते थे। दुनिया बदल चुकी है ना। यस पता है अच्छी तरह कि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं हैदर भाई, दुनिया बहुत इवॉल्व हो गई है। यस। और अनफॉर्चुनेटली मुझे तो लगता है डिवॉल्व हो गई है। मतलब हालात बुरे की तरफ गए हैं, अच्छाई की तरफ नहीं। They're changing a lot, yes. क्योंकि पहले हमारे बड़े घर के 1000 नेक काम करते थे, वो दुनिया से रुखसत होते थे तो हमें पता चलता था हाय रब्बा
ये तो इतने लोगों की रोजी रोटी हमारे अब्बा या अम्मी या बिल्कुल नाना ऐसे, या नानी या बिल्कुल दादा दादी से वाबस्ता थे। अब हर चीज़ सोशल मीडिया पे दर्ज की जाती है। पहले ऐसे उसके बाद वो की जाती है। इसके बारे में आपकी राय क्या है? क्योंकि मैंने आपको भी कभी इस तरह से पब्लिसाइज नहीं करते हुए देखा अबू जी की तरह। देखें बात ये, आपके अबू ने कभी नहीं किया, आपने भी नहीं किया। जी मैं भी नहीं करता। बस देखिए बात ये है कि कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं कि एक जगह पर आप कभी दिखा के भी करो और कुछ छुपा के मेरी राह में खर्च किया करो। दिखा के आने का मतलब ये होता है कि और लोग आपसे इंस्पायर होकर करें, नॉट जस्ट टू शो ऑफ, ताकि वो भी आपसे इंस्पायर होकर कर सकें। लेकिन मेरी हद तक ये कोशिश ये रहती है, जैसे अबू जी करते थे, कि ट्राई टू कीप इट सीक्रेटली, जितना मेरी साख तक करने की मैं करता हूँ। और जब लोग मेरे पास आते हैं तो वो एक उनके अंदर एक मुझे उम्मीद नज़र आती है कि यार कि राय साहब के बेटे के पास गए तो ये भी कुछ करेगा हमारे लिए। तो आई ट्राई टू डू इट अल्लाह की रज़ा के लिए आपने करा, तो क्योंकि दुनिया में तो आपको कोई नहीं दे सकता इसका, अल्लाह ताला ने देना होता है आपको एंड में। तो मेरे ख्याल से अबू जी ने भी यही सोच के किया कि आज तक माशाअल्लाह उनका नाम जिंदा है इस हवाले से। माशाल्लाह से। और बट सुल्तान रई साहब, इट्स अ वेरी हैवी नेम टू कैरी यस अपने कंधों पे। जी ऐसी है इसके बारे में बात करें। जी, अब बिल्कुल ऐसी है। और देखिए मैं एक बात क्लियर कर दूं यहाँ पे व्यूअर्स, सुल्तान रई साहब लेजेंड, बात खत्म, बात शुरू और ख़त्म वहीं से होती है। जब जिंदा थे आप लिविंग लेजेंड थे, जब दुनिया से रुखसत हुए तो फिर भी लेजेंड। और अल्लाह पाक आपको करवट करवट जन्नत नसीब करे, आमीन। लेकिन जो घर वाले होते हैं ना ऐसे बड़े बड़े लोगों के, वाइफ हो गई, बच्चे हो गए, उन पे एक बड़ा हैवी लोड होता है। ट्रू, क्योंकि एक तो आपने उनका भी नाम बरकरार रखना है और फिर आपने अपना भी एक नाम बनाना है और उसमें कहीं अपनी ज़ात खो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और अगेन विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी, वो जो एक मिसाल बनी हुई है। उसी स्पाइडरमैन नु कोट आई कर नहीं, दो। एक्चुअली दैट इज़ ट्रू, दैट इज़ सो ट्रू। बिकॉज वजह है कि आपके ऊपर खाली एक दुनियावी हिसाब से, लोगों के हिसाब से नहीं, ऑन अगर आप शोबिस के हवाले से बात भी अगर आप करें तो लोगों के अंदर एक वो एक होती है कि यार ये राय साहब का बेटा अब आया कुछ करेगा, तो आपको अपने ऊपर एक बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है। प्लस आपको उसमें से बाहर निकलने के लिए भी बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। इतना बड़ा शेडो जो आपके पीछे होता है ना, तो उसमें से निकलने के लिए आपको अपना बनवाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, डबल मेहनत करनी पड़ती है, ये समझें। लेकिन ऑब्वियसली व्हेन यू आर बोर्न इन अ फैमिली लाइक दैट, तो आपको वो जो एक स्ट्रगल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो थोड़ा देर में जाकर समझ में आती है, नॉट राइट ऑफ द बैक। क्योंकि बात ये ना कि आपने रोजी रोटी के पीछे नहीं भागना, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अबू ने जी अच्छा मामला बना के, जी जी लेकिन इंसान अपनी भी तो जी आइडेंटिटी जी बनाना चाहता है बिल्कुल ना। ऐसे ही है, बिल्कुल वरना ऐसे तो अबाओ अजदाद ने जो बनाया उसके ऊपर ही बंदा अपनी ज़िंदगी गुजारता रहे तो सुकून से आप और आपकी अगली पुश्त तो सेट रहेंगे। बिल्कुल। लेकिन अपनी भी तो एक ज़ात यस, हैदर सुल्तान ने क्या किया उसके बाद, वही वाली बात है कि ऑन सेट भी जब मैं होता हूँ तो मुझे अक्सर डायरेक्टर कहते हैं थोड़ा ज़रा राइट साहब ज़रा हल्का जो एंज कर लो, तो वो मुझे फिर ये होता है कि यार कि मैं आई एम ट्राइंग टू मेक माई ओन रिकग्निशन, लेकिन लोग मुझे उस अंग में देखना चाह रहे हैं, तो फिर मुझे दोबारा से उसी तरह वापस आना पड़ता है। लेकिन अगेन इसके बेनिफिट्स ही बहुत ज़्यादा हैं और इसके माइनस ही बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, माइनस बताएं। माइनस ये है कि जो लोग उनकी ज़िंदगी में उनके साथ, ऑब्वियसली बात है एक प्रोफेशनल जेलसी तो होती है जगह पर, तो जो लोग उनके साथ उस टाइम में भी थे, आई फील कि वो अभी भी मौजूद हैं, कुछ चंद एक लोग काफ़ी दुनिया से चले भी गए, तो आई स्टिल सी दैट इन दैम व्हेन दे मीट मी। और जो मुझसे प्यार करते थे तब, वो जब भी वैसे मिलते हैं, तो वो मेरे लिए एक ड्रॉबैक बन जाता है कभी कभी कि लेग पुलिंग एंड ऑल दोस थिंग्स दे कैरी ऑन, कि मतलब ये अगर आके बैठ गया तो क्या होगा। हालांकि मेरी सोच अबू जी वाली ही है कि आई वांट टू वर्क विद एवरीबॉडी एंड इकट्ठे एक टीम की तरह चले हम लोग। लेकिन कुछ लोग समझते हैं पता नहीं कि राय साहब का बेटा अगर ये आके यहाँ पे उन्हीं की तरह सेटल उन किसी पे बैठ गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हालांकि मैं अच्छा करने की कोशिश कर रहा होता हूँ, लेकिन वो मेरे लिए एक बैकड्रॉप बन जाता है। सो बट ऑन द पॉजिटिव एंड, जो अबू जी के फैंस माशाल्लाह हैं, जो अबू जी से प्यार करते हैं, मैं जहाँ जाता हूँ, आप यकीन करें, पहले अबू जी का जिक्र होता था कि हाँ बेटा अबू जी कैसे हैं, ठीक है, अब मैं जहाँ जाता हूँ उनका जिक्र होता है और अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे लफ्ज़ों में होता है और लोग कहते हैं जी हमें आप में अब राय साहब की झलक नज़र आती है। तो आई फील रियली ऑनर्ड एंड प्राउड कि मैं उनका बेटा हूँ। और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात जो अभी आपने पहले भी की, मुझे और ज़्यादा फील होती है कि मुझे कुछ हरकतें इमेच्योरिटी में से निकल के मेच्योरिटी वाली करनी अब ज़रूरी है, बिकॉज आई हैव टू कैरी हिज लेगेसी। आप अपनी सारी मसरूफियात जो हैं जी, रमज़ान मुबारक में कैसे मैनेज करते हैं? मेरी एक रूटीन शुरू से रही है कि मैं रमज़ान में शूट्स नहीं करता, मैं रमज़ान से पहले ख़त्म करा देता हूँ। डबिंग्स कुछ रह जाती हैं चीज़ें वगैरह, अदरवाइज़ मेरी ज़्यादातर होती है कि इबादत जितनी कर सकूँ और बाकी जो फलाही काम जितने मैं पॉसिबल है कर सकता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट डू एनीथिंग एल्स। अच्छा, फलाई कामों में भी ना हर इंसान का रुझान होता है एक तरफ, जैसे कि आई वांट टू हेल्प
ख़वातीन जो जी। किसी ट्रबल्ड स्पॉट में है, कोई बेवा हो गई, कोई डिवोर्सी हो गई, कोई मुश्किल स्पॉट से, कोई कभी बड़ी ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनकी जो शादीशुदा होती है लेकिन शौहर छोड़ के जा चुके होते हैं, वो अकेली होती है। तो मेरा नेचुरली रुझान, क्योंकि मैं खुद सिंगल मदर रह चुकी हूँ, उस तरफ होता है। फिर बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए आपका रुझान ज़्यादा किस तरफ है? हर बंदे का एक Right. वीक पॉइंट होता है। कुछ लोग मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करने, आपका कहाँ है रुझान ज़्यादा और Actually- क्यों? राइट वेल मेरा मेनली आई वुड लाइक टू वर्क विद किड्स। मुझे बच्चे वो बहुत अच्छे लगते हैं, तो उनके साथ मेरा जितना भी पॉसिबल हो सकता है कुछ करने के लिए आई डू व्हाटएवर आई कैन फॉर देम। अपार्ट फ्रॉम दैट अबू जी के होते हुए भी घर में हमेशा बाहर लोग आते थे, उनके ये है, ये मसले मसाइल हैं, अभी भी लोग ऐसे ही आते हैं। तो जो मुझे लगता है कि जेन्युइन लोग हैं, क्योंकि बहुत से बाहर लोग आर्टिफिशियल भी हैं, फेक भी हैं, तो हम ट्राई करते हैं मुंह पे कुछ पीछे कुछ। राइट, तो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं कि जो लोग आके डिजर्विंग हैं उनके लिए किया जाए। और फनकार लोग जरा साइड पे रखें। फनकार लोग फनकारियाँ आप स्क्रीन पे ही करें। बिल्कुल ऐसे ही पूरा रमज़ान में यही रहता है कि फैमिली के साथ इंटरेक्शन रहता है और मिलना जुलना। फैमिली में अब घर में कौन कौन होता है? करंटली माई होल फैमिली इज़ इन स्टेट्स, सब बाहर ही हैं। मैं भी गया हुआ था, अभी 6 months के बाद वापस आया हूँ। तो राइट नाउ करंटली मी, माई वाइफ एंड द किड्स आर हियर, दैट्स इट। बच्चे कितने? आई हैव 2 daughters। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक 7 साल की वो तो अफरोज, रहमत है अल्लाह ताला ने दे अल्हम्दुलिल्लाह दी आपको अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। दे आर लव ऑफ माई लाइफ। तो कितनी बड़ी है बच्चियाँ? एक 7 साल की है, अफरोज नाम है उसका, जो बड़ी है, ब्यूटीफुल नेम। और छोटी यूनसी है, उसका नाम अनाया, शी इज़ 3 years। और भाभी क्या करती हैं? शी इज़ अ हाउस वाइफ, शी इज होम मेकर। शी इज़ होम मेकर। वंडरफुल। बट ये एक डिसीजन थी टू मैरी समवन हु विल चूज टू बी अ होम मेकर, या यस, बस ये हो गया? नो दैट वाज माय चॉइस, माय पर्सनल प्रेफरेंस यही थी, क्योंकि मुझे देखा था मैंने कि यू इट्स रियली हार्ड टू जगल बोथ लाइफ्स। तो मुझे था कि मुझे घर में चाहिए जस्ट टू, क्योंकि ये भी पूरा एक फुल टाइम जॉब है घर को संभालना। फुल टाइम जॉब है फिर। एग्जैक्टली, क्योंकि बात ये है कि जब एक औरत घर पे होती है तो उस पर करोड़ जिम्मेदारियां एक्स्ट्रा भी पड़ जाती हैं। और मैं समझता हूँ कि आई एम वेरी लकी टू हैव हर, बिकॉज मेरे साथ मैनेज करना चलना मेरा थोड़ा सा टेम्परामेंट और तरह का आई एम लिटिल बिट शॉर्ट टेम्पर्ड इन सम थिंग्स, लेकिन अब थोड़ा सा काम डाउन हो गया हूँ वैसे नहीं में। तो मैंने तो खैर हमेशा आपको बहुत ही प्यारा और पॉजिटिव पाया है। बट अगेन लाइक आई सेड, स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हमारी इंडस्ट्री में लोगों को कम ही हजम होते हैं। That's बट good. वी आर सो प्राउड ऑफ एवरीथिंग दैट यू अचीव्ड एंड द फैक्ट दैट आप अब्बू के नाम को आगे लेके बढ़ रहे हैं। थैंक यू। एंड डायरेक्शन अब आपने पढ़ तो ली है, और मैं तो आपको डायरेक्टर ही कहती हूँ। अब आप डायरेक्ट कब करेंगे, वो एक हमारे लिए एक्साइटिंग मोमेंट होगी। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी एक प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, तो वो अनकरीब इंशाल्लाह ताला उसको, उसके बारे में मैंने ब्रेक के बाद बात करनी है। उसको मैंने प्रॉपर टाइम देना है, ठीक और है। मैंने ये भी जानना है कि 6 महीने गायब किधर थे भाई? आते हैं और गायब हो जाते हैं, फिर 6 महीने बाद वापस बरामद हो जाते हैं। मैं ना ये भी ब्रेक के बाद okay. गिले सारे आपको मैंने बता दिए, डन हो गया। और उन शिकवों का मुझे जवाब भी चाहिए। जवाब शिकवा ब्रेक के बाद हम लेंगे, लेकिन ब्रेक में जाते जाते व्यूअर्स, ऑफिशियल नात ख्वां ऑफ द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, मेरे बहुत ही प्यारे भाई, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक मोहम्मद नौमान अरशद गौरी अब कलाम पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब किस अजीम हस्ती का कलाम पेश? ताजदार गोलड़ा के ताजदार, आपका लिखा हुआ बड़ा खूबसूरत और मकबूल बारगाह कलाम है, वो पेश करता हूँ। सुबहान अल्लाह 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 सुबहान अल्लाह। अज सिख मित्रां दी वडेरी है, अज सिख मित्रां दी वडेरी है, क्यों दिलड़ी उदास गनेरी नू नू विच शौक चंगेरी अज नैना लाया क्यों जड़ियां। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। मुख चंद बदर शाशानी, मुख चंद बदर शाशानी,
मत्थे चमक दिलाट नुरानिए काली जुल्फ ते अख मस्तानिए मखमूर अखीं घिण मद बरियां सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह इस सूरत नू मैं जाना खां इस सूरत नू मैं जाना खां के जान जहान आखां सच आखां के रब दी मैं शान आखां जिस शान तो शाना सब बनिया सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह मा अजमला का सुबहान अल्लाह मा अजमला का मा अहसना का मा अकमला का किथे मेहरे अली किथे तेरी सना मुश्ताक अखीं किथे जा लड़ियां सुबहान अल्लाह 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 वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। बहुत से गिले शिकवों के साथ मैंने ब्रेक में जाने का ऐलान किया, फिर हमने बहुत ही खूबसूरत कलाम सुना तो थोड़ा सा हम रिलैक्स हो गए। लेकिन मैं हैदर सुल्तान राही को रिलैक्स नहीं करने दूंगी जब तक मेरे सवालों के जवाब नहीं देंगे ऑन एयर, क्योंकि आपने ब्रेक में मुझे एक्सप्लेन करने की कोशिश की, मैंने कहा ना मुझे ऑन एयर जवाब चाहिए। ठीक हो गया। 6 महीने आप गायब हो जाते हैं, फिर आप बरामद हो जाते हैं, ये क्या नॉनसेंस है? एक्चुअली मैं गया था सिर्फ 2 महीने के लिए, लेकिन मेरी सारी फैमिली बाहर होती है, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपने अभी नहीं जाना। वो कहते थे कि यहाँ पे न्यू ईयर आप करके जाओ, तो मैंने बोला कि मेरे बाकी सब उधर पीछे हैं, तो हैव टू गो बैक। सो थोड़ा सा 2 से करते करते 6 हो गए, तो कुछ चीज़ें थी वहाँ पर टेक केयर करनी थी मुझे। अच्छा, जब वहाँ पे होते हैं, जब अमेरिका में होते हैं, तो वहाँ पे क्या मसरूफियत रहती है? रिलैक्सिंग, जस्ट रिलैक्स विद द फैमिली, नथिंग एल्स। माय ओल्डर ब्रदर ही इज टेकिंग केयर ऑफ थिंग्स, तो आई एम द यंगेस्ट वन ऑफ फैमिली, तो मैं फिर जाता हूँ बस सबसे लाडू बच्चा ना, मिलना जुलना। मैंने कहा ना, जिसके पैदा होने पे शदीद एक्साइटमेंट और खुशी थी, तो बस वो के वापस आया तो वहाँ और से। छोटा वैसे ही सबसे लाडला होता है। दैट इज सो ट्रू। अच्छा, तो मुझे ये बताइए दूसरी बात, डायरेक्शन पढ़ तो ली, आप कुछ शूट भी कर दो भाई। मेरा असल में ना फुल फ्लैश माइंड था जब आया था पढ़ के नहीं आया, तो मैं था कि कुछ मैंने करना है हॉलीवुड स्टाइल का पाकिस्तान में, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे कोई ऐसा कुछ काम हो नहीं रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली आई हैव फाउंड सम पीपल जो थोड़ा सा इंटरेस्टेड हैं इसमें कुछ उस लेवल का काम करने के लिए, तो इंशाल्लाह ताला देयर आर 2 प्रोजेक्ट्स आई एम वर्किंग ऑन राइट नाउ। एज अ डायरेक्टर? नो, वन इज एज एन एक्टर। तो वो एक्टर वाली पहले बात करते हैं, फिर एज डायरेक्टर बात करते हैं। ठीक है। तो एक्टर वाला प्रोजेक्ट बताएं। जो एज एन एक्टर करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह ताला, बाकी आपके प्लेटफॉर्म से अनाउंस करना चाह रहा हूँ उसको, सन ऑफ मौला जट हम लोग इंशाल्लाह बनाने जा रहे हैं इंशाल्लाह, और उसका स्क्रिप्ट जो सा है वो फाइनली डन हो गया हुआ है। तो ये बड़े अरसे से एक प्रोजेक्ट यस, चल रहा है। क्योंकि उसके हम लोग उस पर बाबा उसको रिवाइज कर रहे थे, स्क्रिप्ट के ऊपर ही काम कर रहे थे, तो फाइनली वो जिन्होंने प्रोड्यूस करनी है ही इज़ ऑल्सो हियर। हमारी कल फाइनली इंशाल्लाह मीटिंग होने जा रही है इसके ऊपर, एंड वी गोना स्टार्ट शूटिंग। मैंने थोड़ा टाइम उससे ज़रूर मांगा है जस्ट टू गेट बैक इनटू शेप लिटिल बिट मोर। अभी जो फिल्में मैं कर रहा था उसमें थोड़ा सा चल रहा था कि चलो ठीक है यार, इसमें थोड़ा सा मैंने कुछ और शो करना है हैदर सुल्तान को एक डिफरेंट स्टाइल में, तो उसके लिए मुझे चाहिए थोड़ा टाइम। तो उन्होंने कहा ठीक है करें आप, तो वो इंशाल्लाह ताला है। उसके बाद जो सेकंड जिसमें आपने डायरेक्शन की बात की है वो मैंने इंशाल्लाह ताला डायरेक्ट करनी है, वो एक उर्दू फील्ड की पंजाबी फिल्म होगी।
उर्दू फील की पंजाबी फिल्म क्या होती है? उर्दू फील की पंजाबी फिल्म ऐसे होगी जैसे कि होगी पंजाबी में, लेकिन उसकी लुक जो है वो Feel total- मेन स्ट्रीम सिनेमा की होगी। हाँ जी, उसकी फील टोटल उर्दू की तरह की होगी, तो उसको मैं डायरेक्ट करूँगा। व्हाई पंजाबी? जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। बिकॉज मैंने यहाँ पे एक पैटर्न देखा है लाहौर में, पंजाब में ख़ास तौर पे यहाँ पे, कि यहाँ पे उर्दू फिल्में चलती हैं, ऐसे नहीं कि नहीं चलती हैं, लेकिन यहाँ की जो ओवरऑल पब्लिक की जो एक लाइकिंग है ना, वो पंजाबी लैंग्वेज में ज़्यादा है। अपने काम की जब आप तरफ देखते हैं तो अभी तक कौन सा ऐसा काम है जो आपको लगता है कि उस क्वालिटी का है, क्योंकि आप अपने बारे में बड़े क्रिटिकल हैं, यस तो वो आपके लेवल का काम है? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? यस यस, आई टोटली अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग। आई वुड से दैट मैंने जो पहली मूवी थी जो मैंने अबू जी के साथ मैंने की थी, आई वुड से कि उसमें थोड़ा बहुत मुझे कुछ अपना करने का मौका मिला था, उसके बाद मुझे फिर कुछ अपने स्टाइल से करने का, लेकिन अभी तक मैं ऐसा कुछ मुझे मेरे सामने नहीं आया जो मैं कहूँ कि मैंने किया है, आई एम वेरी सैटिस्फाइड विद इट। ऐसा कुछ नहीं है, वो टिपिकल एक स्क्रिप्ट चलते जा रहे हैं और एज हीरो कर रहे हैं, ठीक है जी, चल रहा है। लेकिन ये जो 2 फिल्में आपको मैंने बताई हैं, इसमें आपको मुझे करने का भी मज़ा आएगा, क्योंकि मैं लिखवाई अपनी मर्ज़ी से मैंने। और ये बड़े सालों से आप इसके ऊपर काम कर रहे हैं। वो Yes, लिखी yes, जाती थी, फिर आप उसको स्क्रैप करते थे, फिर आप कहते थे अच्छा इसमें ये 4 चीज़ें ठीक है, इसमें ये 2 क्योंकि चीज़ें सन ऑफ मौला जो ढूंढसी ना, वो आपको ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि जब और कोई 10 बना दे, द डे हैदर सुल्तान राही जाना कम ऑन द स्क्रीन, तो लोगों ने राइट वे उसको कंपेयर करना है अबू जी के साथ। तो अगर वो उससे ऊपर लेवल पर थोड़ा सा नहीं आएगी तो वो हूट हो जाएगी। और ऑब्वियसली मैं अबू जी की तरह कर सकता नहीं, उनका माशाल्लाह अपना एक स्टाइल था, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि लोग उसको जस्टिफाई भी उनके सामने कर सकूँ और एट द सेम टाइम लोग उसको पसंद भी करें, इसलिए बार बार उसको रिवाइज कर रहे हैं हम लोग स्क्रिप्ट को। देखिए कोई भी अच्छा काम जो है ना, I वो मानता विजन और होमवर्क के बगैर नहीं हो पाता। ट्रू, आई टोटली एग्री विद दैट। सबसे मेमोरेबल काम का एक्सपीरियंस यादगार। मैंने एक फ़िल्म की थी सौदागर, आई वाज ओनली 17 एट द टाइम, तो हम लोग गए हुए थे शोग्रान, उसमें मैंने एक मुजाहिद का रोल किया था, तो वो हम पूरा महीना पहाड़ पे रहे थे तो उसमें मेरा जो एक टाइम में उसकी आंखें चली जाती हैं बम ब्लास्ट में, तो पूरा गेटअप वेटअप, तो अब वो एक्चुअल शूटिंग के दौरान मुझे नज़र कुछ नहीं आता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ क्यों? क्योंकि उन्होंने आंखें मेरी मतलब बताया था कि ब्लास्ट में ख़त्म हो गई हैं, ओह गॉड। तो वो उन्होंने जो मेकअप किया हुआ था वो बिल्कुल इतने पैच बने हुए थे, तो आई कुडंट सी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो वो जब डायरेक्टर कहते थे एक्शन भागें, अब मैं जा रहा हूँ मुझे नहीं पता, तो बहुत दफ़ा ऐसे इत्तेफाक हुआ कि पहाड़ी पे से गिरते गिरते लगी हैं आप? बहुत दफ़ा गिरा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली आई डोंट नो वेयर आई वाज गोइंग, लेकिन वो ये था कि वो फिल्म लोगों ने बड़ी पसंद भी की, मेरे लिए वो काफ़ी चैलेंजिंग सा कैरेक्टर था, लेकिन वो लोगों ने पसंद भी काफ़ी की। 94 में रिलीज़ हुई थी वो। वाओ, इट्स बीन अ व्हाइल। यस, कोई ऐसा कैरेक्टर जो आपने प्ले किया हो किसी ऐसी फिल्म में जिसमें आपने अपना आप ही ऑलमोस्ट प्ले किया? क्लोजेस्ट टू इट क्लोजेस्ट टू हैदर सुल्तान राही। नथिंग येट, आर यू सीरियस? सीरियसली नथिंग येट। आई मीन मेरे से बहुत सारे कैरेक्टर मैंने प्ले किए हैं, वो ऐसे चॉकलेट हीरो के होते हैं, गाने भी गाए हैं, डांसिंग नंबर्स भी किए हैं, सब कुछ किया, लेकिन मैं कहूँगा ऐसी मेरी पर्सनैलिटी है, मुझे अगर ऐसा रोल मेरे पे लिखवाया जाए तो आई थिंक मैंने अब तक ऐसा कुछ भी नहीं अब तक किया मेरे हिसाब से जो मेरे साथ मैच करता हो। कोई ऐसे काम, कोई ऐसी चीज़ जो रिग्रेट करते हो? यस, आई थिंक बहुत अर्ली मैंने स्टार्ट कर लिया था, इफ़ आई हैड द टाइम टू आप बहुत चेंज छोटे दैट थे, आपको आई वुड चेंज दैट, लेकिन एट द सेम टाइम अगर अब पीछे थोड़ा मुड़ के देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि आई फील वेरी फॉर्चुनेट कि मैंने अबू जी के साथ 5 फिल्मों में काम किया, माशाल्लाह। तो ये मेरे लिए, मैं एज एन एक्टर देखता हूँ तो मेरे लिए आई फील वेरी प्राउड अबाउट दैट। अगर मैं शायद तब ना किया होता, अब करता, तो शायद मुझे वो मौका ना मिलता। मौका ना मिलता और सीख ना पाते ना आप। एग्जैक्टली, देखिए ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है Exactly. कि जब आप एक लेजेंड के साथ काम करते हैं, यस, वो एक वैसी ही बड़ी बात है, बट जब वो लेजेंड अपना बाप हो Yes. तो वो ऑन ग्राउंड लर्निंग का कोई नेमल बदल नहीं है, वो आपको कुछ भी लेक्चर दे देते घर पे बैठ। दैट इज सो ट्रू, दैट इज सो ट्रू। अच्छा, वो कैसा डायनामिक कैसा था? वही बताना चाह रहा था कि अबू जी ने वैसे कभी भी सेट पे ये नहीं ट्राई किया कि उनके स्टाइल मेरे में आए शुरू से। वो कहते हैं बेटा अपने तरीके से आप करो, लेकिन गिव इट यू 100%। लेकिन अब मैं जब से मैंने दोबारा से फिर से स्टार्ट की फिल्म, तो मुझे अब मैं देख रहा हूँ कि मेरी जितनी फिल्में कर रहा हूँ, ज़्यादा मुझे वो लोग यही कह रहे हैं कि जी उसी अंदाज़ में आपको आना है। अभी रिसेंटली मेरी फिल्म रिलीज़ हुई थी लास्ट ईयर, वो मेरा टाइटल रोल था मेरा उसमें, लेकिन आपको कम्प्लीटली अबू जी के लुक में नजर आऊँगा मैं। तो अब वो लोग मुझे ना उस तरह से ही लाना चाह रहे हैं ऑन स्क्रीन। मैं बोलता हूँ चलो ठीक है, ये भी सही है, करना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम जैसे आपने बोला ना कि अपनी मर्ज़ी का कुछ जो मुझे वैसा क्लिक करता हो मेरे पर्सनैलिटी के मुताबिक, वो जो मैं फिल्म डायरेक्ट करने की बात कर रहा हूँ उसमें नज़र आएगा आपको इंशाल्लाह। उसमें आप अपने Yes. हिसाब से अपने क्योंकि मैंने लिखवाया उसको अपनी मर्ज़ी से है, अपने कैरेक्टर। बच्चों में कहीं ये नज़र आ रहा है रुझान मीडिया का? मेरी जो बड़ी बेटी है ना अफरोज़, वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा उसको
मैं कुछ भी नहीं बोलता, शी जस्ट स्टार्ट्स एक्टिंग आउट थिंग्स, वो कुछ ना कुछ करती रहेगी। बोलता हूँ बेटा कुछ पढ़ लो, कुछ कर लो, यूँ मैं कर लिया है, नाउ लेट मी डू दिस। फैज़ भाई, क्या आप चाहेंगे कि बेटियां इस तरफ आएँ? मी पर्सनली नो, आई वांट, मेरा पता क्या, मैं देखें मेरी ख्वाहिश इसके लिए ये है कि आई वांट मेक हर इनटू अ गायनेकोलॉजिस्ट, मेरी पर्सनली ख्वाहिश है। तो लेट्स सी, उसको मैंने इसको थोड़ा सा टूल्स चीज़ें देता रहता हूँ खेलने के लिए, ताकि उसका थोड़ा ज़हन वहाँ पे जाए। तो ऑब्वियसली शी इज़ ओनली 7 राइट नाउ, तो लेट्स सी इंशाल्लाह। आपको कोई रोक सका था? आपको कोई रोक सका था? नहीं रोक। और आजकल के बच्चे तो वैसे ही नहीं सुनते। बात सिर्फ इतनी है कि आई थिंक अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज तरबियत। जिस तरीके से आपकी तरबियत की गई, ट्रू, आप जब इस फील्ड में आए तो आप ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर्ड थे, इवन दो आप बहुत छोटे थे। यस दैट्स ट्रू। ज़्यादा से ज़्यादा ये कहते हैं ना कि बहुत ब्लंट है, जो दिल में आता है कह देते हैं, इतना तो चलता है भाई, और तो होना भी बंदा चाहिए। इतना भी ना करे तो और क्या करे। ऐसे ही है। और वैसे भी एवर सिंस आई वाज लाइक वेरी लिटिल, जब मैं अफरोज़ इतना था तो मैं तब से मुझे पता था कि मैंने इसमें ही आना है। हालांकि मेरे जो दोनों बड़े भाई हैं उनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक So नहीं। what are they doing? दे आर वर्किंग माशाल्लाह, दे हैव देयर ओन बिजनेस इन अमेरिका, जो मेरे अपने सबसे बड़े business कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं वहाँ पे। तभी तो मैं कुछ नहीं करता चाहता हूँ, बस सुकून करके आ जाता हूँ। अच्छा, जब वहाँ पे होते हैं तो मतलब सारी फैमिली साथ रहती है अपने अपने घर? एवरीबॉडी हैज़ ओन इंडिविजुअल यूनिट्स माशाल्लाह, एवरीबॉडी हैज़ ओन हाउस। तो ये है कि मैं आस-पास हैं? यस लाइक 5 मिनट्स की ड्राइव पे होंगे। शिकागो में सब पास ही रहते हैं। सारे पास-पास रहते हैं। ऐसे ही है। तो मेरा ये होता है कि एवर सिंस आई वाज अ किड आई न्यू कि मैं नहीं करना है। उनका कभी भी नहीं हुआ कि किसी ने करना है या कुछ नहीं, नेवर। Now, when you look back at your journey, कोई ऐसी चीज़ जो आपको करनी चाहिए थी, जो आप फील करते हो कि नहीं यार ये मिस हो गया, ये करना चाहिए था? अभी तो खैर बहुत जर्नी पड़ी है, इंशाल्लाह, लेकिन होता है ना जब पीछे मुड़ के देखते हैं और Yes. कहते हैं कि यार ये होना चाहिए था इसकी ये जगह। होना चाहिए Yes, था, ये नहीं yes. हुआ। What? There are a few couple of projects I would say जो मुझे in my grasp and I didn't do anything about it. क्यों? एज आपके दिमाग में वो बातें सब बैठती नहीं है, थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म भी इतना ज़्यादा नहीं था, बस हंसी मजाक में काम हो गया, कर लिया, समझ भी नहीं था फ्रेंकली स्पीकिंग। और वैसे भी आपके साथ जब एक नाम अटैच हो तो होता है कि बंदा ठीक है उसको थोड़ा फॉर ग्रांटेड भी कभी कभी आप ले लेते हैं। तो आई थिंक दैट्स व्हाट आई डन। अगर मेरे पास टाइम होता वापस जाके चेंज करने के लिए, आई वुड हैव टेकन दैट मोर प्रोफेशनली आई थिंक। भाभी से मुलाकात कैसे हुई? आप ये देख लें कि जब मेरी शादी हुई है तो मैंने उसको उतने उस तरह से किया कि उसमें कोई मीडिया का बंदा नहीं था। Nobody नो knew. फ्रॉम द प्रेस, नोबडी। कान किसी को खबर नहीं हुई। बिल्कुल, क्योंकि और वो- फिर बाद में पता चला, बाद में पता चला कि ऐसे तब मुबारके इशबार के लोगों ने लगानी शुरू की, बात करनी शुरू की। ऐसे तो इसलिए हाउ कम? बस अभी समझ लें कि हमारे घर में शुरू से अबू जी ने बड़ा एक वो रखा है, पर्दे का ख्याल बहुत ज़्यादा रखा है। और इसलिए मेरी आज तक कभी सिस्टर की या मदर की कभी किसी की अपनी पिक्चर नहीं देखी होगी, नहीं देखी। तो इसलिए वो शुरू से रहा है हमारे घर में। तो इसलिए आपकी जो फैमिली में पर्दे का सिस्टम है वो तो हम अंडरस्टैंड करते हैं यस, और हम उसकी इज्जत भी करते हैं। थैंक यू। हर बंदा जो है वो आजकल अपनी पर्सनल लाइफ पे कैश कर रहा है। आपके अब्बू ने भी इसी चीज़ का बहुत ख्याल और लिहाज किया कि नहीं होना चाहिए, Yes. और आपने भी किया। लेकिन मेरा जो सवाल है वो कुछ ये है कि ऐसे टाइम पे शादी की, एक तो आपने बड़े ढके छुपे अंदाज में की, जो बड़ी अच्छी बात है, अपनों के साथ की ना, यस, अपनों के साथ, बिल्कुल ऐसे। और पता चला सबने मुबारक दी। लेकिन उस स्टेज पे आपने शादी की जब करियर एक सर्टेन पॉइंट पे पहुंच रहा था और आपने उस वक्त शादी का डिसीजन ले लिया। आजकल तो लोग ज़रा लेट कर रहे हैं शादी। दैट इज़ ट्रू। वेल, इसका सबसे बड़ा जो सेहरा जाता है शादी का, वो मेरी बड़ी सिस्टर जो उनसे उनके सर जाता है। बिकॉज उन्होंने मुझे बोला था कि लेट मी टेक केयर ऑफ दिस टाइम, बिकॉज आई वाज वेरी पिकी अबाउट थिंग्स। आई वाज नॉट, मैंने अभी माइंड नहीं था करने के लिए। तो उन्होंने बोला कि इस मरतबा हम लोग आए हैं तो वी टेक केयर ऑफ इट और करके जाएंगे, तुम्हारा हाँ ना नहीं चलेगा अभी। मैंने बोला चलें ठीक है, दैट्स फाइन। सो उनका डिसीजन था। लेकिन आई फील लाइक कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ के लिए टाइम मुकर्रर कर दिया होता है, उस टाइम वो काम हो जाना होता है। मैं बहुत भाग रहा था कि नहीं अभी नहीं। फाइनली वाज गोना हैपन 2017, तो फिर हो गया। आनंद, क्या लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो अल्लाह ताला ने जो मुझे 2 रहमतें दे दी हैं ना, उससे मुझे अब समझ में आता है कि वो भाई जो किसी के फीलिंग घर की है रहमत आपके घर में आई और उसने 2 रहमतें मुझे दे और दी। 2 रहमतें उन्होंने आई। अल्हम्दुलिल्लाह। वही तो बात है ना कि व्यूअर्स, एक अच्छा मैरिटल ताल्लुक जो है वो इंसान को सुरखरू कर देता है, यस, ट्रू, टोटली एग्री। और उसके साथ अगर अच्छा अखलाक भी हो तो बहुत अच्छी बात हो जाती है। Thank तो you. आज क्योंकि हमने आगे हुस्न अखलाक पे ही बात करनी है, तो मैं चाहूँगी कि आप भी, क्योंकि बड़े फोकस करते हैं अपनी ग्रूमिंग के ऊपर, अपने लोगों के रवैये के ऊपर, हर बंदे के साथ आप मुस्कुरा के बात करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, हमारे स्टूडियो में, अदरवाइज ऑल्सो। सो रमज़ान की मुनासबत से क्या पैगाम देना चाहेंगे उन लोगों को जो आपके फैंस हैं, जो आपके अब्बू के फैंस हैं? क्या मैसेज है आपका? मैं इसको ऐसे कहना चाहूँगा कि एक हदीस कुदसी है, उसका तर्जुमा है, मैं उस पर एंडिंग करना चाहूँगा इस हवाले से, क्योंकि ये पैगाम सब लोगों के लिए है।
नॉट जस्ट फॉर द फैंस ऑफ अबू जी और माइन, सब लोगों के लिए है। उसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐ इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है, मगर होगा वही जो मेरी चाहत है। अगर तूने खुद को कर दिया सपुर्द उसके जो मेरी चाहत है, तो मैं बख्श दूंगा तुझे वो जो तेरी चाहत है, और फिर होगा वही जो मेरी चाहत है। और अगर तूने की नाफरमानी उसकी जो मेरी चाहत है, तो मैं थका दूंगा तुझे उसमें जो तेरी चाहत है, और फिर होगा वही जो मेरी चाहत है। अच्छा, मैं आपको एक प्यारी बात बताऊं, दिस इज अ वेरी गुड लेसन टू बी लर्नड, कि मैं खुद जब भी मेरे अंदर मुझे लगता है ना फिरौनियत जागने वाली है, या मेरे अंदर मैं आ रही है, बिल्कुल, तो मैं फौरन ऑनलाइन जाके रोमन में निकाल के ये बार बार पढ़ती हूँ, माशाल्लाह, ताकि मेरा दिमाग वापस ज़मीन पे आए। इट मेक्स सो मच सेंस। क्योंकि देखें, ज़िंदगी में गारंटी किसी चीज़ की नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन कुछ चीज़ों का तो हमें पता है ना। यस, तकब्बुर हमारे रब को नहीं पसंद, नहीं पसंद, लेकिन हर इंसान में कहीं ना कहीं छुपा बैठा है, एलिमेंट होता है उसका, ऐसे ही है। उसे काबू में लेके आना, यस, अपनी नफ्स पे काबू करना बड़ा मुश्किल होता है। और रमज़ान का महीना में यही तो सिखाता है कि सब्र कैसे करना है, अपने आप को कंट्रोल कैसे करना है अपने। बेस्ट टाइम टू लर्न योरसेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। Thank you so much for having me. It was lovely seeing you again, and thank you once again everybody for the whole team. जब आप आ जाते हैं वापस तो कहीं हमारे हाथ लग जाते हैं, तो हम आपको फौरन दबोच लेते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक बहुत बड़े बाप का, एक सून टू बी बहुत ही रिनाउंड और ब्रिलियंट आर्टिस्ट। वैसे तो ही इज़ एन एब्सोल्युटली फिनोमिनल एक्टर, और हम सभी इनके फ़ैन हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और बहुत छोटी उम्र पे काम शुरू किया, और फिर एक लेजेंड के साथ काम करने का मौका मिला, 5 फिल्में माशाल्लाह साथ की। द पॉइंट इज़ व्यूअर्स, ऐसे प्यारे लोग कम दुनिया में आते हैं, तो हमें इनको दुआओं में ज़रूर याद रखना चाहिए। अल्लाह पाक आपको सुरखरू करे, और मे यू मेक योर फादर प्राउड। आमीन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे शो को हमने लेके जाना है कलाम की डायरेक्शन में, फिर हमने न्यूट्रिशन की डायरेक्शन में भी जाना है। तो बढ़ते हैं एक प्यारी सी छोटी सी हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत आवाज़ की मालिक सना ख्वा हैं, प्यारी बेटी हैं हमारी। आइए सुनते हैं निम्रा नासिर को। अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक। मैं सदके जाऊँ, आप तो इतने छोटे से हो। अब जितने प्यारे हो वैसा ही प्यारा सा कलाम सुना दो मेरा बेटा। कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका, सब तुम्हारा करम है आका। अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ थी किस्मत, मैं इस करम के कहाँ था काबिल, मैं इस करम के कहाँ था काबिल, हुजूर की बंदा सब तुम्हारा
करम है आका। अमल की मेरे असास क्या है, बजुज़ निदामत के पास क्या है, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत। मेरा तो एक आसरा यही है, ये सब तुम्हारा करम है आका। के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। क्या प्यारी बात है कि दो बहनें आज सेट पे मेरे साथ हैं, हमारे प्यारे भाई भी हैं, लेकिन मेरी प्यारी बहना आज शो पे आई हैं। बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई, लेकिन जब भी इनका चेहरा देखती हूँ, वो जो कहते हैं ना, दिल अंग्रेज़ी में गार्डन गार्डन हो जाता है, यानी कि बाग बाग हो जाता है। करोड़ों चांद लगाने के लिए आज हमारे शो पे इंटरनेशनली और नेशनली रिकग्नाइज्ड बहुत ही ब्रिलियंट आर्टिस्ट, जिनको हर जगह से अवार्ड्स भी मिले हैं, और एक बेहतरीन आला तरीन सूफ़ी सिंगर है और शदीद रूहानी पर्सनैलिटी। हमारे साथ तहसीन सकीना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और साथ में मेरे प्यारे प्यारे भाई भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वैसे इनकी जो टीम है ना, इनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। ये हमारे प्यारे भाई जो है ना, हमेशा इनका चेहरा देख के ना एक एक्स्ट्रा हिम्मत आ जाती। शुक्रिया। और मेरी प्यारी सी गुड़िया, वो छोटी बहन जो बड़े बड़े काम करती हैं, लेकिन हम इनसे बड़ी लाडियाँ करते हैं। इनका भी इंट्रोडक्शन करना है, लेकिन भाइयों के नाम भी ले लूँ तो अच्छी बात हो जाएगी ना। ग़ुलाम अब्बास हमारे साथ हैं, वसीम अली हमारे साथ हैं, और बब्बा हमीद भी हमारे साथ हैं। तो अब बढ़ते हैं प्यारी सी डॉक्टर आयशा खालिद की तरफ, जो डाइटिशियन भी हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, और उसके साथ साथ एक बड़ा प्यारा इंसान भी है। अस्सलाम वालेकुम जान। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? आप खुद इतनी प्यारी हैं कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं। कहती हो तो मान लेती हूँ जान। नहीं, ठीक घर बात। वालों को भी मेरे बता दो ये बात, ताकि घर की- थोड़े रवैये मेरे साथ ठीक हो घर जाए। की मुर्गी हमेशा दाल बराबर होती है। हाउस चिकन लाइक लेंटल सूप। एग्जैक्टली। हम हर मेरा चीज़ भी की प्रोफेशन translation है, मेरा तो प्रोफेशन ही ऐसा है ना कि घर वालों को कुछ भी बताऊं, लिफ्ट- अमल नहीं कराए, नहीं। तो आई कैन टोटली रिलेट टू इट एंड कनेक्ट टू इट ऑलवेज। मतलब लोग कहते हैं वो आप घर जाती होंगी तो क्या आप आर्टिस्ट। मैं कहा कोई पैम्पर एक तरफ बदल शुक्र है अब नूर पैम्परों से निकले। मतलब कहीं के बच्चे को किसी को नहला रहे हो तो किसी को खाना खिला रही हो तो मतलब आपको अपनी होश नहीं होती। ये जो नाज नखरे हम लोग स्क्रीन पे करते हैं, घरों पे नहीं चलते भाई। समझ रहे होते हैं लोग कि बहुत ना नाज नखरे बहुत ही उठाते होंगे, पार्टी वाला माहौल है, lavish हमसे style। ज्यादा घरेलू माहौल किसी का नहीं Totally होता। देसी, totally- कभी तहसीन को घर पे देख लें, ਇੱਥੇ उसे वो तो कहते हैं भज्जी फिरदी है, हांडियां पका रही होती है मेरी गुड़िया। बात ये कि देखिए वही वाली बात है ना, स्क्रीन की जिंदगी असल जिंदगी नहीं है, और ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ट्रू। लेकिन अगर जिन दो चीज़ों की हम बात करने जा रहे हैं असल और खालिस मिल जाएं तो आपकी सेहत बड़ी परफेक्ट हो जाती है। तो आज कौन सी दो चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं, मैं बताऊंगी। आप बताएं ना। आज बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि अगर हम इन दो चीज़ों का इस्तेमाल बैलेंस, क्योंकि आई ऑलवेज
एम्फसाइज ऑन बैलेंस, और मैं हमेशा एडवोकेट करती हूँ कि आप बैलेंस में रह के कुछ भी करेंगे कोई मसला नहीं होगा। और ये जो दो चीज़ें, जिसमें एक चीज़ है गुड़ और एक है शहद, इसका इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो यू आर सो राइट कि हर चीज़ जिसमें आप एक बज़ाहिर जब हम किसी इंसान को देखते हैं सबसे पहले क्या चीज़ नज़र आती है? उसकी शक्ल, उसकी स्किन, ठीक है, उसके बाल, जो हम चले जाते हैं रंगत की तरफ। रंगत कैसी भी हो फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं। आपका चेहरा ग्लो करना चाहिए। वो ग्लो, इन दोनों चीज़ों के अगर इस्तेमाल को हम बैलेंस रखें तो ट्रस्ट मी, ख़ास तौर पे टॉपिकली जिसमें शहद है, शहद का अगर हमें सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ। शक्कर जो गुड़ से बनता है, राइट, अगर प्योर आपके पास गुड़ हो और आप उसकी शक्कर बनाएं तो उसको जब आप स्क्रब्स में भी इस्तेमाल करते हैं, एग्जैक्टली, टॉपिकली ना, टॉपिकली अगर आप ऊपर भी हाँ। लगाएं तो उसके बड़े बेनिफिट्स है। लेकिन पहले कंज्यूम करने की बात करते हैं, फिर लगाने। हम पहले बात करते हैं कंजम्पशन की, कि हम ख़राब कहाँ से काम करते हैं। एक तो प्रॉब्लम ये है कि जैसे अच्छा, आप शहद और गुड़ से मना नहीं करती? मैं बिल्कुल, आप कहती है इस्तेमाल करो। मैं चीनी से बना करती हूँ, सफ़ेद चीनी से, जिसे हम टेबल शुगर बोलते हैं, मैं उससे और टेबल सॉल्ट से हमेशा मना करती हूँ। उसके मुतबादिल में मसला पता है कहाँ आता है? मसला तब आता है जब लोग इसको सेव करके ओवर कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि एक जो शहद का चम्मच है, चाहे वो गुड़ का चम्मच यानी शक्कर का चम्मच हो, वो आपको कैलोरीज उतनी ही देगा। डिड यू नो दैट? कैलोरीज उतनी देगा। मिसाल के तौर पे अगर एक चम्मच चीनी का आपको 50 किलो कैलोरीज दे रहा है, 16 ग्राम का जो बड़ा चम्मच है जिसे हम टेबल स्पून कहते हैं, तो उतना ही शहद भी देगा, उतना ही गुड़ भी देगा। एक टीस्पून अगर आपको 20-25 किलो कैलोरीज दे रहा है तो उतना ही शहद भी देगा, उतना ही गुड़ भी देगा। लोगों को लगता है कि शायद कैलोरीज उससे कम हो जाती हैं, ठीक है। तो फिर इसको लेने का फायदा क्या? फिर फायदा ये है, नुकसान एज आई सेड कि जब हम ओवर कंज्यूम या ओवर डू करना शुरू करते हैं तब आता है कि जैसे शरबत में भी डालना शुरू कर दिया कि भी हम चीनी नहीं डाल रहे, हम तो वो डाल देते हैं। चाय में भी डालना शुरू कर दिया, कॉफ़ी में भी डालना शुरू कर दिया, और इवन के कहवे में भी डालना शुरू कर दिया कि हम तो वो डाल रहे हैं। तो क्या होता है कि अगर गला खराब हो, अब तहसीन भी एग्री करेंगी कि हमारे गले खराब होते हैं, तो सबसे पहले हमें कहा जाता है कि शहद और अदरक वाला पानी पिए, और उसके लिए इफेक्टिव भी है, उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स हैं इसके, इसमें कोई शक नहीं है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। बिल्कुल, वो गले के जो टॉन्सिल्स होते हैं उसको वो बड़ा रिलीफ देता है। बड़ा और relief देता है, ऐसा ही है, इसमें इसके मेडिसिनल इफेक्ट्स हैं। कुछ चीज़ें तो आप देखें कि आयुर्वेद से चलती आ रही हैं, और उस ज़माने में आज से कई सैकड़ों साल पहले लोग क्या करते थे? 2-4 चीज़ों ही से इलाज करते थे, जिसमें आपका गुड़ था, शहद था, हल्दी थी, ठीक है, काली मिर्चें थी, इन्हीं लौंग से लौंग दांतों के से, 90% मसाइल। बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल, दांतों के, गले के, उसमें जो उसका वो एक दालचीनी, सूदिंग इफेक्ट, भाई वो सारी चीजें जो अजवाइन, सारी की अजवाइन, कलौंजी, कलौंजी, जिसमें हर सौंफ, चीज का हल है मौत के अलावा। ऐसे ही है। बिल्कुल, नींबू या जो लेमन से रिलेटेड बाकी जो आप जो रेसिपीज बनाएं, वो बिल्कुल ऐसा ही। मैं सिर्फ बात कर रही हूँ कैलोरीज की, कि जिसको समझते हैं, ये डिस्क्लेमर देना ज़रूरी है ना, बीइंग अ डाइटिशियन एंड हैविंग सेड दैट, कि मैंने इसके ऊपर जितना पढ़ाई की है, कैलोरीज में इसके कोई फ़र्क नहीं। जैसे वेट वॉचेस, वेट में हमने कितनी बात की है, वज़न कम कर लें, ऐसे कर लें, वैसे कर लें, लेकिन सेफ समझ के कुछ चीज़ों का एक्सेसिव इस्तेमाल करने से भी क्या होता है कि वो मसला। तो फिर कितनी इस्तेमाल करें ये आप बता दें। एक दिन में 2 चम्मच से ज़्यादा नहीं इस्तेमाल कर सकते, वो चाहे शहद हो चाहे वो गुड़ हो। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, यानी कि मैं ठीक जा रही हूँ, हाँ ठीक है, क्योंकि एक से मैं 1.5 बट मैं चाय में पीती हूँ शहद, क्योंकि मुझसे ना सफ़ेद चीनी मुझे वैसे ही नहीं पसंद। लेकिन मैं चीनी जब मैं चाय में जब चाय बन जाती है तो उसके बाद आधी चमची जो है उसके अंदर शहद की डालती हूँ। लेकिन उस दिन मुझे किसी ने अच्छा, कहा अब कि आधी यार- चमची में और पूरे 1 चम्मच में और दिन में 10 बार 10 चमचों में फर्क है, देखिए। नहीं, लेकिन किसी ने मुझे कहा शहद गर्म करके भी नहीं पीना चाहिए, तो मतलब फिर बंदा कहाँ जाए? नहीं, देयर इज एक्चुअली यहाँ पे कन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन जरूर हो सकता है। भाई अगर कोई बात कर रहा है, आप सामने आए, गलती हमसे भी हो सकती है, मगर मैंने कोई 16-18 साल में ना, जो मैंने जितनी कोई तालीम हासिल की है, आई हैव नेवर स्टडीड दैट इट कैन नॉट बी टेकन, या इफ इट कैन बी टेकन तो आप इसकी जो बेदरीग इस्तेमाल शुरू कर दें, ठीक है ना। जैसे कुछ भी मतलब सिंपल ना, कि चीनी का मुतबादिल नहीं बन सकता उस सूरत में कि अगर आप कैलोरी फ्री समझ के खा रहे हैं, लेकिन आप इसको बिल्कुल खा सकते हैं। गुड़ में क्या चीज़ नहीं है आपके पास कैल्शियम है, आपके पास आयरन है, आपकी डाइजेशन को हेल्प करता है। क्या? आपको पता है बर्न्स एंड कट्स के लिए, वूंड हीलिंग के लिए गुड़ और शहद इक्वली अच्छा है। टॉपिकली यूज़ करें। बाय द वे, अगर जख्म आपको अगर जल जाए हाथ, तो जो लोग टूथपेस्ट लगा देते हैं बेवकूफ़ों की तरह, एक्चुअली अगर आप एक तो उसको पहले ठंडा करें पानी के नीचे डाल के, क्योंकि सबसे बड़ा ये होता है कि आपका टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है, हाँ। तो आपने उसको नीचे लाना होता है।
उसको ठंडा किया और उसके बाद आपने शहद लगा दिया। और शहद आपको पता है बर्न्स एंड कट्स के लिए कितना अच्छा है, वूंड हीलिंग के लिए तो शहद बेहतरीन है। इसमें पॉलीफेनॉल्स हैं। अच्छा, पॉलीफेनॉल्स क्या हैं जो शहद में पाए जाते हैं? नॉट गेटिंग इनटू द टेक्निकल डिटेल्स, पॉलीफेनॉल्स बेसिकली प्लांट बेस्ड एक अच्छी फैमिली की चीज़ है, ठीक है, केमिकली, जो कि आपके लिए अगर आप इसका मॉडरेट इस्तेमाल करें ना तो आपकी डाइजेशन चूंकि अच्छी करेगा तो मेटाबॉलिज्म अच्छा, मेटाबॉलिज्म अच्छा तो हाजमा अच्छा होगा, हाजमा अच्छा होगा यानी निज़ाम हाजम आपका ओवरऑल, उससे क्या होगा कि आपका वेट मेंटेन भी होगा। अब लोग अक्सर कहते हैं कि शहद चूंकि चीनी से तो वेट बढ़ता है, और ये बात ठीक है क्योंकि आप ज़्यादा कैलोरीज इस्तेमाल कर रहे हैं और एम्प्टी कैलोरीज हैं जिसका फ़ायदा कोई नहीं होता। आप पूछिए कि फ़ायदा क्या है। एक बात ज़रूर क्लियर करना चाहूँगी कि चीनी ज़रूरी नहीं है कि आप चम्मच दर चम्मच डाल रहे हैं। हो ये रहा है कि जो आप बेकरी आइटम खाते हैं उसमें भी चीनी है, उसमें भी चीनी है। डबल रोटी तक जो आप मार्केट से खरीदते हैं उसमें भी चीनी होती है, क्योंकि कुदरती चीनी जो है ना उसकी दही में जैसे चीनी होती है जो लैक्टोज डब्बे वाली होती है। उसका लैक्टोज, उसको लैक्टोज कहते हैं जो डेयरी। अब रमज़ान में क्या होता है कि बेदरेग इस्तेमाल हो रहा होता है किसका? डेयरी प्रोडक्ट्स का, दूध का, दही का, क्रीम का, चीज़ का, कबाब का, गोश्त का। अब ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिनमें अब जिस तरह मिसाल के तौर पे दालें हैं उनकी कुदरती स्टार्च है, कुदरती उसमें नेचुरली चीनी पाई जाती है। आम ज़बान में जो चीनी हम बोलते हैं, जो वो टेबल शुगर है वो तो एक चीज़ ही अलग है ना एडिशनली जिससे हम काम ख़राब करते हैं। वो आपको कम से कम जो आप डिफरेंस पूछ रही थी वो यही डिफरेंस है कि शहद और गुड़ अगर इतनी कैलोरीज है तो उसमें फ़र्क क्या है, क्यों पे फ़ायदा क्यों है? फ़ायदा बिल्कुल है ना कि जैसे आपको अगर दूध चीनी दे रहा है लैक्टोज की फॉर्म में, मगर वो कुदरती चीनी है। कुदरती सारी चीज़ों का अगैन हम अगर दूध अच्छा है तो क्या इसका ये मतलब है कि हम 10 ग्लासेस दूध पी जाएंगे? नहीं, मेरा पॉइंट ये है कि देखिए आप कह रही हैं कि 2 चम्मच इस्तेमाल करके या शहद के यूज कर सकते हैं। मेरा पॉइंट ये है कि ये भी याद रखें कि फिर भी अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो एक दफा गौर करें घर पे आप खा क्या रहे हैं। आप अदर वे, हाँ जी बिल्कुल, कि उसके पैरेलल कुछ ऐसी अनहेल्दी चीज तो नहीं कर रहे। मसला उन 2 चम्मच का नहीं है, 2 चम्मच मसला का उन नहीं है। छुपे हुए Empty। वेरियस डिफरेंट चीजों के अंदर जो चीनी है और वाइट शुगर। देखिए वाइट शुगर तो हर ब्रांड, केचप जो लोग खरीदते हैं, आपको भी पता है मुझे भी पता है, उसमें इतनी चीनी होती है, इतनी चीनी होती है। टमाटर तो मेरे ख्याल में कोई बहुत ही कम परसेंट टमाटर तो उसमें कम होता है, ज्यादा उसके अंदर चीनी और पता नहीं क्या क्या डाला होता है। जो उन्होंने कलर्स डाले हुए हैं, एडिटिव्स डाले हुए हैं, एग्जैक्टली ये कलर और वो कलर, वो खैर अगेन हम टेक्निकल डिटेल्स में इसलिए भी नहीं जाते कि आवाम को आम जो देसी ज़बान के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हैं लोग। तो सिंपल बात ये है कि जी आप सेफ समझ के जो ओवर कंजम्पशन करते हैं, ओवर डू करते हैं, काम तब ख़राब होता है। आप अगर बैलेंस में रह के एज यू सेड कि आप 2 ले रही हैं, 2 चम्मच, ठीक है ना ना, मैं तो कह रही हूँ आधी चमची चाय के अंदर मैं शहद की लेती हूँ। अब चाय कितनी दफ़ा पीती हैं? ज्यादा से ज्यादा 2 दफा, ज़्यादा से ज्यादा से ज्यादा। तो यूर टोटली सेफ। और एक टाइम में कहवा जरूर पीती हूँ, तो मेरा मैक्सिमम 1 चम्मच होता है शहद का दिन का। मैं तो फिर भी कह रही हूँ कि 2 चम्मच भी ले लें, ठीक है, 2 चम्मच भी कोई मसला नहीं करेंगे, 60, 70, 80 कैलोरीज बन जाएंगी मैक्सिमम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि कहवे में कई लोग नहीं पसंद कर रहे होते, स्टिविया का जायका कई लोगों का डेवलप नहीं हुआ हुआ, तो शक्कर और शहद की बात, क्योंकि स्टिविया तो 0 कैलोरी, वो भी प्लांट बेस्ड है लेकिन उसमें 0, मगर वो उसका टेस्ट बड़ा टेस्ट अजीब लेवल, सा हाँ। यार, मैंने बड़ी कोशिश की। हाँ, मैंने जब कभी डिजर्ट्स वगैरह या ऐसी चीजें बनाती होती उसमें मैं स्टीविया का इस्तेमाल करती स्मूदीज हूँ। और शेक्स में नहीं, उसका वो फील नहीं होता टेस्ट। आई एग्री, वो अक्सर लोग यही कहते हैं कि हम उसमें इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन चाय में, कहवे में, कॉफ़ी में, इसमें नहीं डेवलप हो रहा टेस्ट। अच्छा, कंक्लूड अगर हमने बात करनी हो 2 मिनट के अंदर तो हम क्या बात करेंगे? टोटली सेफ है, आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आयरन बहुत अच्छा, लेकिन आयरन इतना अच्छा नहीं पाया जाता कि आपका अनीमिया दूर कर देगा, क्योंकि अगर 100 ग्राम में मिसाल के तौर पे 2% आयरन है तो वो 100 ग्राम कितना को बंदा ले? बिल्कुल ले लेगा, एग्जैक्टली। लेकिन आप इसी हिसाब से चलें कि दिन में 1 से 2 चम्मच का इस्तेमाल करें, ओवरडू ना करें इसको। कहवे और चाय वगैरह में अगर आप इस्तेमाल करना चाहें, फिर आपको जो रिलीफ ये देता है वो एंटीऑक्सीडेंट, देखें एंटीऑक्सीडेंट है तो मतलब फ्री रेडिकल्स को भी फाइट कर रहा है, एंटी कैंसरस भी है, डाइजेशन इम्प्रूव कर रहा है, आपकी जो स्किन है इसके लिए इंटरनली एंड टॉपिकली इक्वली सेफ है। और इसकी अगर आप कंजम्पशन अगर करना चाह रहे हैं तो विटामिन सी के साथ, यानी अगर कहवा बना मिसाल के तौर पे उसमें लेमन भी साथ डाल लें तो उसकी जो आयरन की एब्जॉर्प्शन है वो बेहतर हो जाएगी, क्योंकि विटामिन सी से आयरन बेहतर एब्जॉर्ब होता है बॉडी में। अगर आप कोई मीठी चीज़ जैसे डिज़र्ट्स हैं, डिज़र्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें भी आप चीनी के बजाय इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को तो हम नहीं कहेंगे कि आप ये इस्तेमाल ना करें या इस तरह से। और वेट वॉचर्स के लिए भी ये चीज़ कि 1 चम्मच, 2 चम्मच, 1.5 चम्मच वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सही।
बढ़ते हैं कलाम की तरफ। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आपको पता है कोई भी प्रोग्राम करूं अगर आपकी उसमें प्रेजेंस नहीं आती ना तो कुछ नामुकम्मल सा रह जाता है सीन। तो बढ़ते हैं अपने प्यारे भाइयों की तरफ और अपनी बहन की तरफ, गुलाम अब्बास, वसीम अली, बाबा हमीद एंड द ग्रेट तहसीन सकीना। जी मौला मौला ओ जी मौला फस्कुरूनी की होरी बना अस्कुरकुम में पिया तोरी छाँव अपने सोहने के मैं बलहारी जाऊं ऐसे पिया के मैं बल बल जाऊं ऐसा पिया सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह या मुहम्मदुन सैयदुल कौनैन या मुहम्मदुन बलगल उला बिकमालिही बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लू अलैहि वालिही बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लू अलैहि वालिही बलगल उला
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। क्या खूबसूरत कलाम पेश किया मेरी प्यारी बहन ने, मेरी लाडली बहन ने। और अब हमें ज्वाइन किया है हमारी फैमिली के कुछ और लोगों ने। व्यूअर्स, पीटीवी होम का नाम होम क्यों है? क्योंकि ये हमारा घर है और यहाँ पे जो लोग भी आते हैं हमारी फैमिली का हिस्सा होते हैं या हिस्सा बन जाते हैं। हमारी फैमिली का एक बहुत अहम हिस्सा जिनका पीटीवी के साथ पिछले 2-2.5 साल से अब साथ चल रहा है। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट ही केम ऑन बोर्ड, डॉक्टर अली वकार कादरी, राइटर, होस्ट एंड स्कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और इनके साथ बैठे हमारे प्यारे भाई सैयद मुनीर इलानी साहब, स्कॉलर इन हिज ओन राइट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आज जिस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं वो है तो बड़ा सिंपल, मुस्कुरा के मिलना, लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आना। और क्योंकि इस्लाम पूरी इंसानियत का दीन है तो हम हुस्ने सलूक पूरी इंसानियत के साथ कैसे कर सकते हैं, इसका कैसे ख्याल रख सकते हैं? देखिए अली भाई, लाइफ में अब से 1000 मामलात चल रहे होते हैं, हर बंदे के साथ बंदा पॉजिटिवली कैसे चल सकता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि हुस्न सलूक चाहिए कब होता है। आप जिस तरह से प्यार और मोहब्बत से बात कर रही हैं और शफ़क़त से, तो आपके साथ ज़ाहिर है मैंने हुस्न सलूक से ही पेश आना है। कोई पागल ही होगा जो हुस्न सलूक के मद्दे मुकाबिल गुस्सा करेगा। तो हुस्न सलूक चाहिए ही तब होता है जब आगे से हुस्न सलूक ना मिल रहा हो। ये हुस्न सलूक की असल डेफिनेशन है। क्योंकि जब अच्छा कोई कर रहा है तो उसको तो आप पर वाजिब है कि उससे भी अच्छा करें। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, अच्छाई का बदला अच्छाई के सिवा हो ही क्या सकता है। तो गोया पहली बात तो ये है कि हुस्न सलूक आपने तब करना है जब आपसे हुस्न सलूक ना किया जा रहा हो। टेक्निकल डेफिनेशन में हुस्न सलूक उसको कहेंगे कि इस बंदे ने हुस्न सलूक किया है, हालांकि इससे नहीं किया जा रहा था। हजूर इस्लाम जा रहे थे और हजूर की आपने अपनी ना जिस तरह कंधों पे कपड़ा नहीं होता, वो एक शाल पहनी हुई थी, खूबसूरत सी शाल, आपकी आदत हुआ जिसको कमली कहते हैं। कमली। एक शख्स आया, नया मुसलमान हुआ था, उसको आदाब रिसालत अभी नहीं आते थे। कितनी प्रैक्टिकल बातें। वो आया और उसने आके ये चादर के दोनों पल्लू पीछे से पकड़ के खींच दिए, इतने खींचे कि आपकी गर्दन मुबारक पर निशान पड़ गया। और खींच के क्या कहा, या रसूल अल्लाह, ये जो माल गनीमत का हिस्सा है ना, इसमें से मुझे दे, मैं हाजतमंद हूँ। अब सब गुस्से में परेशान, ये कोई तरीक़ेकार है? हजूर मुस्कुराए और फरमाए, अभी याद आपसे वाकिफ़ नहीं है, इससे गुस्सा होने की परेशानी की ज़रूरत नहीं। ले गए और फरमाया इसको सबसे ज़्यादा दो, ये परेशानी में ये सब कुछ कर रहा है। अब हमारे साथ थोड़ा एटीट्यूड का प्रॉब्लम आ जाए, थोड़ा कोई ब्लंट बात कर ले, हम उसको रखते हैं और कई नस्लों तक चलाते हैं। इसने मेरे से वहाँ फ़लाँ जगह पे बातें, इसकी तो टोन ही गलत थी, हम तो टोन ही नहीं छोड़ते। नहीं भाई, किसी बात को आगे बढ़ाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। सबसे पहले आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मुझे आपने इस तालिब इल्म को इस प्रोग्राम में दावत दी। मौजू आपका बहुत खूबसूरत है। मैं समझता हूँ कि अखलाकियात जो है ना, ये एक ऐसा इम्पोर्टेंट चैप्टर है ज़िंदगी का कि सबसे बड़ा जो रोल मॉडल है वो सरकार मदीना नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। और वो रोल मॉडल ऐसा है कि जिससे हमें बहुत से सबक मिलते हैं। और माशरे की इस्लाह के लिए हम लोग जब तक अपने किरदार को ठीक नहीं करते, हमारे अंदर एक ऐसा किरदार होना चाहिए जो हमारे अंदर एक जज्बा और शौक़ ऐसा होना चाहिए कि हमारे अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि हम अपने किरदार से, अपने इखलास से, अपने इखलाक के साथ, उसके हुस्न सलूक के साथ दूसरे को इतना ताबे कर ले कि वो हमारे दीन के ऊपर उसकी खूबियाँ बयान करे, हमारे दीन से इम्प्रेस हो जाए। जैसे आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को देखें, 40 साल की जो ज़िंदगी आप सरकार की थी ऐलान नबूवत से पहले, तो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कफ़ार थे उस वक्त भी सादिक और अमीन कहकर पुकारते थे। उनका जो अंदाज़ था, उनका कारोबार का तरीका, उनसे रहन सहन, उनका रवैया आप सरकार का उन लोगों से कैसा था कि वो काफिर थे लेकिन आप सरकार को सादिक और अमीन कहकर पुकारते थे। और उससे अगली ज़िंदगी आप सरकार की 23 साल ज़िंदगी जो थी वो उसके अंदर अल्लाह ताला ने आपको जो वही की शक्ल में पूरे दीन को भेज दिया। और उसके अंदर आप, मैं दूसरी तरफ अगर जाऊं तो खानकाही निज़ाम के अंदर भी हम देखते हैं, खानकाहों के अंदर मशाइख़ अज़ाम, हमारे औलिया अज़ाम की तालीमात को देख लें कि उन्होंने अखलाकियात के ऊपर ही फोकस किया है। उन्होंने तरबियत पहले की है इंसान की, तब पहले उसको इंसान बनाया, फिर उसके बाद उसने रवैयों का इस्तेमाल किया है। जैसे
हज़रत गरीब नवाज मखदूम हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को हुक्म जब हुआ कि हिंद सिंध में चले जाओ और अल्लाह की तबलीग और उसके महबूब का प्रचार करो, तो आप सरकार जब पहुँचे हैं अहले हिंद सिंध में पहुँचे हैं, तो वहाँ पे कौन थे? पंडित थे, जोधी थे, मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग थे। और वो ऐसा किरदार था ख्वाजा गरीब नवाज का कि जब तारीख़ लिखती है कि जब वो वहाँ से विसाल हुआ तो उस वक्त जनाजे के ऊपर 90 लाख मुसलमान हो चुके थे, जिसमें हिंदू के मुसलमान भी थे, जोधी भी थे, पंडित के भी जो लोग थे वो मुसलमान हो चुके। वो क्या था? वो सारा किरदार था। भाई आप अपनी पर्सनैलिटी से, अपने रवैयों से, अपने बिहेवियर से लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। जी। लेक्चर तो सारे ही दे रहे हैं व्यूअर्स, आजकल तो टिकटॉक पे लेक्चर देने वाले 1000 बैठे हैं। बेशक। आप किसी भी सोशल मीडिया पे रील्स रूल्स देख लें, हर बंदा जो है वो अपने आप को स्कॉलर भी बुला रहा है, और हर बंदा वो कहते हैं इट्स चुकोते एंकर निकलते थे, इट्स चुकोते स्कॉलर निकलते हैं। इट्स एन अनफॉर्चुनेट थिंग। तो सेल्फ प्रोक्लेम्ड स्कॉलर होने से बेहतर है, या सेल्फ प्रोक्लेम्ड अच्छा इंसान होने से बेहतर है कि आप अपने अमल ऐसे करें कि लोग आपकी तारीफ करें, ना कि आपको खुद अपने आप को पब्लिसाइज करना पड़े। लेकिन हुस्न अखलाक की क्या अहमियत है, इसका क्या अजर बयान किया गया अली भाई? देखिए, हुस्न अखलाक का अजर ये है कि हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर एक शख्स हुस्न अखलाक से पेश आता है, बल्कि एक शख्स बहुत बड़ा बहुत अमीर सहाबी थी, वो बहुत सदका खैरात करते थे, तो जो गरीब सहाबी साथ बैठे थे, और अब आयत उतरी जिसमें सदका और खैरात और इसके अजर पर, जिनके पास कुछ नहीं था वो परेशान हो गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए कि या रसूलल्लाह, फ़लाँ तो ये खर्चा कर रहा है, ये कर रहा है, ये दे रहा है, और वो तो ले गया अजर, हम कैसे सदका करें? हज़ूर ने फरमाया, तुम क्या मुस्कुरा के मिल भी नहीं सकती? सुभान उन्होंने कहा तो इससे क्या होगा? फरमाया, बंदा मोमिन से मुस्कुरा के मिलना सदका है। फिर फरमाया, कोई हाजत रवा है, हाजत पूरी कर दो, तो ये तो सबसे अफजल बात है, ये तो फिर अल्लाह की खूबियों में से है जो अल्लाह अपने बंदे को अता करता है कि किसी की मुश्किल हल करना। ये नहीं कर सकते तो क्या उसको अच्छे तरीके से डील भी नहीं कर सकते कि उसकी परेशानी या बोझ थोड़ा हल्का हो जाए? कहा जी कर सकते हैं। फरमाया ये भी अफजल तरीन सदका है। फरमाया घर जाते हो, बीवी बच्चों को खिलाते हो, जी हाँ खिलाते। फरमाया उसमें भी नियत यही कर लो कि अल्लाह की रज़ा के लिए खिला रहा हूँ, यही भी सदका है। मतलब ये नहीं है कि खिला रहे हो तो साथ में 10 ताने भी मार रहे हो। हाँ जी, खिलाओ और मोहब्बत से, खलूस से खिलाओ। हाँ, मोहब्बत और खलूस से खिलाओ तो ये सदका सारा का सारा सदका बन जाता है। जब आप सीरत नबी में देखते हैं तो बुनियादी चीज़ ना जो हाँ असल चीज़ बनानी है वो है आपके रवैये और एटीट्यूड। हुस्न अखलाक बुनियादी क्या है कि जब मेरे साथ कोई मामला पेश आए तो मैं रिएक्ट क्या करता हूँ, उस रिएक्शन को एक लिमिटाइज़ करना, उस रिएक्शन को दुरुस्त करना और उस रिएक्शन को प्रॉपर करना, यही हुस्न अखलाक है। हज़रत शाह वलीउल्लाह ने ना एक हुस्न अखलाक की एक बहुत ज़बरदस्त बात लिखी। वो कहते हैं कि अखलाक वो नहीं है फॉर द टाइम बीइंग आप अपने आप पर जो तारी करते हैं और एक आर्जी और तसन्नु और बनावट की कैफियत के साथ किसी के साथ हंस के मिलते हैं। अखलाक वो है जो आपकी फितरत का हिस्सा बन जाए। नहीं, बट एक सेकंड, इधर मैंने भाई आपकी तरफ आती हूँ इसी बात को लेके। देखिए, कभी कभी ऐसे मामलात होते हैं कि दिल में आप किसी से नाराज़ हैं या कोई गिला है, कोई शिकवा है। फॉर एग्जाम्पल अली भाई, अल्लाह ना करे तौबा, आप मेरे बड़े प्यारे भाई हैं और किसी टाइम भी मैं आपको पुकारूँ आप हाजिर हो जाते हैं, इसलिए अल्लाह ना करे, लेकिन मेरी और आपकी किसी बात पे इख्तलाफ होता है, आपकी और मेरी नहीं बन रही। अब मेरे दिमाग में तो उसने अखलाक यही है कि मैं दिल में जो भी बात हो, कम से कम मैं जब आपको मिलूं और एटलीस्ट पब्लिक स्पेस में मिलूं तो बाइज्जत अंदाज में मिलूं, प्यार से मिलूं, रिस्पेक्ट से मिलूं, जिस तरह हमेशा मिलती हूँ। दिल में कभी कभी आपको पता है, मतलब नहीं भाई, हो जाता है बंदे के दिल में किसी के लिए नई पॉजिटिव चीज़ होती है, आपका मामला कोई मसला चल रहा होता है, उस केस में क्या ये हुस्न अखलाक नहीं है कि आप उसके साथ अच्छी तरह पेश आए? ये मेरा सवाल है। जैसे आपने कहा ना कि दिल में भी आप अच्छा माने, बट कभी कभी नहीं भी होता मामला ऐसा, कोई ऐसा रिलेटिव, कोई ऐसा बंदा होता है दिल में नहीं भी अच्छा होता। जी, इसमें आपने बड़ी खूबसूरत बात की। जो असर हाज़िर में इस तरह सोसाइटीज़ के अंदर ये काम चल रहा है, अक्सर ये रिश्तेदारियों के अंदर ना मामलात इस तरह के होते हैं कि वो बुलाना नहीं चाहता, लेकिन इसमें शरीयत जो है ना वो पाबंद नहीं करती। वो तो यही कहती है कि आप किसी को माफ़ कर दें, अगर दिल में कोई आपके कोई किसी किस्म का भी मलाल है किसी के बारे में, तो उसको माफ़ कर देना ये अफजल इबादत है और इसका अजर भी रखा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। और दूसरा, जो अखलाकियात का बेसिकली उसके ऊपर कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। अखलाकियात ये लामहदूद है, जब आपने अपने आप को उसके साथ तावन के लिए तैयार हो जाना है। देखें, एक यूनिवर्सल ट्रुथ की बात मैं फ़लसफ़ा बयान करूँगा आपके सामने
कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ना पूरी कायनात को जब बनाया, ये दरख्त, ये जंगल, पहाड़, चश्मे, दरिया, ये दरख्त जो ना ये सब तावन कर रहे हैं हमारे इंसानों के साथ। चश्मे इंसान के साथ तावन कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं, दरख्त फल दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं। ये नेचुरल जो नेचर है ना वो तावन कर रही है इंसान के साथ। सूरज एनर्जी दे रहा है, ये भी तावन कर, अल्लाह की बनाई हुई तो तमाम उसने सलूक ही कर रहा है ना हमारे उसने साथ। सलूक कर रहा है। चांद नहीं, जब आप सूरज नहीं निकलता 2-3, जब स्मॉग के हालात ज्यादा होते हैं तो हमारी जान निकली भी होती है, क्योंकि डिप्रेशन हो रही होती है, स्मॉग नहीं खत्म हो रही, 100 मसाइल चल रहे जी हैं। बिल्कुल। तो ये कायनात की हर चीज़ जो अल्लाह की बनाई हुई है वो तावन कर रही है इंसान के साथ। और अनफॉर्चुनेटली क्या इंसान देखे कितना इंसान के साथ बदबख्त नहीं है तावन करता। कि वो एक इंसान दूसरे इंसान के साथ तावन करने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन एग्जाम्पल आपको मैं ज़्यादा क्लियर दे देती हूँ। एक ऐसी हमारी खाला, आंटी, मामा की दोस्त थी जिनका जब मामला के साथ कोई झगड़ा या नाराज़गी हुई तो उन्होंने मामा से मिलना छोड़ दिया और उनकी आपस में बातचीत ख़त्म हो गई। मेरा क्योंकि उनसे इधर उधर डिफरेंट जगहों पे टाकरा होता था और मुझे पता भी था कि इनका मामला आपस में ठीक नहीं है, मैं फिर भी जब भी कोई पब्लिक स्पेस होती थी, मतलब कहीं पे भी हम होते थे, अकेले भी होते तो मैं जाके सलाम ज़रूर करती थी और वो मेरे सलाम का जवाब भी नहीं देती थी, मैं फिर भी जाके सलाम करती थी। और अब बहुत साल बाद वो सलाम का जवाब, मामा और उनके मामला नहीं है ठीक, मगर मैं फिर भी उनको सलाम करती हूँ, अब वो मुझे जवाब भी दे देती है। सो मेरा पॉइंट ये है कि आप अपने पॉजिटिव बिहेवियर से दूसरे बंदे को भी तो पॉजिटिविटी की तरफ लेके आ सकते हैं ना। जी हाँ बिल्कुल। क्योंकि मुझे उनसे कोई गिला शिकवा नहीं था, ना ही है, लेकिन आपस में 2 सहेलियां बचपन की लड़ी हुई थी, नहीं उनकी आपस में बनी, फिर बात खत्म हो गई उनकी आपस में। मैंने एक खातून को सारी जिंदगी देखा है एज मामाज फ्रेंड, माँ की दोस्त से भी तो मासियाँ ही होती हैं आप। बिल्कुल। तो बिल्कुल आप अपना बाज़ औक़ात ऐसा होता है, बाज़ औक़ात नहीं बल्कि अक्सर ऐसा होता है, मजबूर हो जाते हैं। हाँ, बल्कि कुरान मजीद ने भी इससे कहा है कि अगर आप किसी के साथ हुस्न अखलाक के साथ पेश आते रहते हैं तो इसके ज़रिए, आपके हुस्न अखलाक के ज़रिए अल्लाह अगले के दिल के अंदर जो बुग़्ज़ या दुश्मनी है उसको आपकी मोहब्बत और दोस्ती में बदल के आपकी तरफ उसको राग़िब कर देते। तो आपने तो ज़ाहिर है बाहर सूरत पॉजिटिव ही रवैया दिखाना है ना, तो हम पर तो ये लाजिम है पॉजिटिव रवैया दिखाएं। लेकिन हुस्न अखलाक का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? मैं नहीं चाहती कि ये बात में सोचा, ये आप दोनों से मेरा सवाल है। मैं इसी पे अर्ज़ करने, हुस्न अखलाक का सबसे बड़ा हकदार तो पहले तो आपकी अपनी ज़ात है कि आप अपने साथ हुस्न अखलाक करें। ये क्या बात? कोई ऐसा बात आप कोई ऐसा काम आप अपने लिए नहीं कर सकते जो आपको आपकी सतह से नीचे लाए। आपके हुस्न अखलाक ये है जो आपको आपके शऊर को मुतासर करे, आपके जिस्म को मुतासर करे, आपके अखलाक को मुतासर करे। वो जिस तरह गोरे कहते हैं बी काइंड टू योरसेल्फ, हाँ, अपने आप के साथ हुस्न अखलाक करना है। उसके बाद आपने अपने वालिदैन के साथ सबसे ज़्यादा हुस्न अखलाक करना है। रसूलुल्लाह से पूछा गया तो हुज़ूर ने फरमाया कि सबसे पहले हुस्न अखलाक की पूछा गया कौन है, तो फरमाया तुम्हारी माँ। पूछा फिर कौन सबसे ज़्यादा हकदार, तेरी माँ। तीसरी दफ़ा तेरी माँ, चौथी दफ़ा फरमाया तेरा बाप। उसके बाद आपके अगर आप शौहर हैं तो बीवी, बीवी है तो शौहर, और आपके बच्चे आपके हुस्न सलूक के हकदार हैं। भाई बहन का क्या? फिर उसके अगले नंबर अब भाई बहन का आ गया। उसके बाद यानी देखें जो आपकी पुष्ट में आपसे नीचे हैं और आपसे ऊपर है, अव्वलीन वो हकदार हैं, यानी आपकी औलाद, बेटा बेटी, उसकी बेटा बेटी और आपके माँ बाप, दादा दादी, और वो। इसके बाद फिर ये दाएं और बाएं आ जाता है, और बहन भाई, और वो बिल्कुल हकदार है। उसके बाद आप अब सर्कल देखते जाएं, फिर आपके इर्द गिर्द जो आपके मुलाजिमीन हैं वो आपके हुस्न सलूक के हकदार हैं, जो आपके साथ काम करते हैं। फिर आपके सराउंडिंग में जो जानवर अगर कोई रहता है वो आपके हुस्न सलूक का हकदार है। अगर बिल्ली भी आपके सराउंडिंग में रहती है वो भी आपके हुस्न सलूक की हकदार है। और बुखारी मुस्लिम में हदीसें हैं कि एक औरत जो थी वो महज इसलिए जहन्नुम में डाल दी गई, रोज़ादार औरत, बुखारी शरीफ की हदीस है, इसलिए जहन्नुम में डाल दी गई कि वो बिल्ली को बंद करके चली गई, किसी काम वापस आई तो बिल्ली भूख से तड़प तड़प के मर चुकी थी। तो अल्लाह ताला को ये अमल इतना नागवार गुजरा कि उसको जहन्नुम में डाल दिया। तो और दूसरी तरफ एक कुत्ते की वजह से एक औरत को उसको पानी पिलाने की वजह से वो पानी अपना दुपट्टा डाल के तो वो पानी निकाल के, ये सही बुखारी में है, उसको पिलाती रही तो अल्लाह ताला ने उसके गुनाह बख्श दिए और उसको माफ़। हाँ जी, वो जिस खातून ने अपना पहले जूता बांधा, हाँ, से उसको डिबोया, अंदर डिबोया और पानी पानी निकाला आता, और फिर उससे उसको पिलाती थी, बाकायदा तवाना किया और वो फिर नॉर्मल हो गया और वो बख्श दी गई। और फिर उसके बाद अगली चीज़ आती है वो पौधे जो आपकी सराउंडिंग में है। देखें आपने सबके लिए बायसे एहसान बनना है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। तो फिर वो पौधे जो आपकी सराउंडिंग में है वो आपके हुस्न सलूक के हकदार हैं। यूँ चलते चलते आप बाहर थे, फिर हमसाये का आ जाता है। इतनी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हज़ूर अलैहिस्सलाम को वसीयत की। हज़ूर फरमाते हैं कि मुझे ये शक पड़ गया कि कहीं अल्लाह विरासत में हमसाये को हकदार ना कर दे, इतने हकूक़ हैं हमसाये के। और फिर फरमाया अगर मोमिन, अच्छा मोमिन कौन है पूछा
किसी ने कहा यार रसूल फ़लाँ बहुत अच्छा मोमिन है। फरमाया कभी इसके हमसाए में रहे हो? उसने कहा नहीं। फरमाया उसके साथ सफ़र किया? नहीं। इसके साथ लेन देन किया? नहीं। फरमाया फिर उसके बारे में राय ना दो, राय तब दो जब उसके हमसाए में रहो, उसके साथ लेन देन करो या उसके साथ सफ़र करो, तब पता लगता है असल शख्सियत क्या है। जी डॉक्टर साहब, बड़ा खूबसूरत इन्होंने वो तो पूरा तरतीब बता दी आपको, यही असल में है। लेकिन मैं थोड़ा सा और इसमें ऐड लेकिन करूंगा। हुस्न इखलाक का मुजाहिरा हम कैसे कर सकते हैं? मुस्कुराहट तो चले बहुत ही बेसिक लेवल है ना, बिल्कुल। और क्या क्या चीज़? देखें, एक बड़ी फेमस मशहूर हदीस है, खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, कि बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरे के लिए नफ़ा बख्श हो जाए, बिल्कुल। फ़ायदेमंद हो जाए। यानी इंसान जो है ना, वो अगर ये सोच लेना कि जो अल्लाह ने मेरा वजूद मुझे पैदा किया है, ये मैं सब के लिए तावन करने वाला बन जाऊँ, तो वो तरतीब जैसे बता रहे हैं कि अपने वालदैन के साथ तरतीब है। मैं समझता हूँ कि एक जगह पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ पे ये फरमाया ना कि जो तुम्हारे पास मैंने माल दिया है वो इन लोगों को बांटो, उनके साथ भी अखलाकियात का सबक वाबस्ता है। जैसे सूरह बकरा की आयत नंबर 177 में है, वातल माला अला हुब्बिही ज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्नस सबील वस्साइलीना व फिर रिकाब। यानी इसमें यतीम भी आ गए, मस्कीन भी आ गए, कुर्बत और कराबतदार भी आ गए, और उसके साथ साथ सवाल करने वाले भी आ गए, और वो लोग भी जो बीमारी में हैं, मुश्किल में हैं बेचारे, जिनका कोई मददगार नहीं है, उसके पास आप जाके अपना रवैया, उसके साथ आप उसका एक मोहब्बत भरा उसको मोटिवेशन ही दे देंगे ना, तो ये भी एक बहुत बड़ा किरदार होगा हुस्न इखलाक का। तो ये ऐसे मुख्तलिफ़ तरीके हैं हुस्न इखलाक के, और वो लोग जो डिज़र्विंग हैं, जिस लिहाज से अल्लाह ताला ने जो जिनको कहा गया है कि ये अता कर दिया जाए, उन लोगों के लिए आप एहसान आपके ऊपर फ़र्ज़ है कि आप उनके लिए जाके उनके तीमारदारी करें, उनकी मदद करें। इसी तरह आप जैसे मरीज़ों के बारे में बार बार ये कहा गया कि उनकी अगर आप तीमारदारी के लिए जाते हैं तो अल्लाह ताला राज़ी हो जाता है और जन्नत में आपको उसका वो अदा कर देता है, आपका मकाम वहाँ पे। लेकिन वही वाली बात जिस पे हम अब कंक्लूड करेंगे अली भाई, मैं चाहूँगी कि आप इसको, क्योंकि आप हमेशा मुझे एक बात समझाते हैं कि जुगन बहुत से अच्छे काम करती हो लेकिन मुस्कुरा के किया करो, क्योंकि अल्टीमेटली वही वाली बात आ जाती है व्यूअर्स के, आप कभी कभी बहुत अच्छे काम कर रहे होते हैं लेकिन सड़ी बूथी के साथ कर रहे होते हैं। सॉरी, और मेरे जहन में और कोई वर्ड नहीं आ रहा। मुझे याद है बचपन में अम्मी कहती है सड़ी बूथी क्यों बनाई हुई है। बात यह कि अगर आप किसी के साथ अच्छी, फॉर एग्जाम्पल आप लंगर बांट रहे हैं, अब आप लंगर बांट रहे हैं और लोगों को डांटते हुए बांट रहे हैं और इतना आपका मुंह सूजा हुआ गुस्से से कि भाई उसने 4 चावल ज़्यादा क्यों ले ले, उसने एक एक्स्ट्रा रोटी क्यों पकड़ ली, तो व्यूअर्स बेदिली से गंदी एक्सप्रेशन के साथ किसी के साथ अच्छा ना किया करें। मैं इसलिए ये बात करी हूँ, मैंने बड़ी दफ़ा लोगों को बहुत नेक और अमेजिंग काम करते हुए देखा है लेकिन एक्सप्रेशन बड़ा बुरा होता है। अली भाई 1 मिनट में गुफ्तगू कंक्लूड कर दें। जी बिल्कुल, एक्सप्रेशंस की बड़ी अहमियत है, चूँकि आपकी अगले शख्स पर जो तासुरात हैं वो आपके अमल ने बाद में डालने, आपके एक्सप्रेशन ने पहले डालने। हज़रत मौला अली फरमाया करते थे कि जब तक कोई शख्स नहीं बोलता, हज़रत अली फरमाते हैं जब तक कोई शख्स नहीं बोलता मैं उसकी शख्सियत को उसके अमल से जज नहीं करता, और जब वो बोल पड़ता है तो ज़ुबान के नीचे पूरी शख्सियत है जो बाहर आ जाती है। तो लिहाजा आपको अच्छे काम के साथ अच्छे तासुरात भी देने हैं, आपके तासुरात मैटर करते हैं। मैं एक छोटी सी एक बात कर दूँ, पुराने दौर में कोई हकीम साहब थे, वो कहते थे कि तासुरात और ये चीज़ें इनकी कोई अहमियत नहीं है। तो दूर खड़े होकर किसी ने कहा कि आप ये काम बिल्कुल गलत कर रहे हैं, वो गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा मेरा एक जुमला वहाँ खड़े होकर आपके कैसे तासुरात को असर करता है। मैंने कहा कि आप गलत काम कर रहे हैं और आप भड़क गए, आपका बीपी शूट हो गया और आपके चेहरे में सारा खून इकट्ठा हो गया। असरात है ना, तो अगर एक गलत लफ्ज़ के इतने असरात दूर तक हैं तो अगर आप अच्छे तासुरात देंगे तो उसके कितने असरात होंगे। सुभान अल्लाह। और इसी नोट पे आज के शो को कंक्लूड करेंगे, तहसीन सकीना की तरफ बढ़ेंगे। और व्यूअर्स एक बात बताऊं, जो इंसान दूसरों के साथ उसने अखलाक पॉजिटिव तरीके से पेश आता है, रब ताला फिर उसको भाग भी लगाता है। बेशक तहसीन सकीना इसका एक बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल है। इतनी आजिज़ी, इतनी पॉजिटिविटी, इतनी मोहब्बत के साथ आप भी और आपकी पूरी टीम पेश आते हैं। इसीलिए रब ताला ने आपको भाग लगाए हैं और मज़ीद आपकी कामयाबी में अल्लाह ताला इजाफ़ा करे, आमीन। इस नोट पे अपने शो को क्लोज़ करेंगे, आपसे कलाम सुनते हैं। बहुत शुक्रिया। अफलाक से लाई जाती है
जिसने देखा मर ही गया, जिसने देखा मर ही गया, तेरी चश्मे से आह में है जाद, गैर का धोखा मुझको ना दे, तुझ में मैं और मुझ में तू, रे मन तो मौला, जी मन को मौला, जी मन तो मन तो मन को मौला, जी मन को मौला, बात फैले दामन मुर्तजा, मैं बताऊं कि मुझे क्या मिला, जी के अली मिले तो नबी मिले, जो नबी मिले तो खुदा मिला, को मौला, जी मन तो मौला, जी मन तो मौला, फाहाजा अलियुल मौला, फाहाजा अलियुल मौला, मन तो मौला, जी मन तो मौला, जी मन को मौला, एक ही सूरतिया की दो है मुरतिया, एक मोहम्मद एक अली, जी मन को मौला, जी मन को मौला, हम तुम ताना ना 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 ताना ना ना रे, हम तुम ताना ताना रे, हम तुम ताना ना 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 ताना ना ना रे, हम तुम ताना रे, धो